जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में चला रहा था। ब्रह्मास्त्र का जो हमारा सीरीज चल रहा था ये इतिहास में है, इतिहास विषय को लेकर फोकस्ड है। और इस विषय को लाने के पीछे रीजन है क्योंकि ये दो रीजन हैं। कुछ बच्चों ने डिमांड की थी सर इसको भी पुटअप कीजिए, उन बच्चों के लिए भी है। और जो बच्चे अभी जिनके पास बहुत कम समय है और उनको कम समय में हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इस पूरा पोर्शन को पढ़ने के लिए देखो बहुत समय चाहिए, नो डाउट इट आस्क फॉर 2 मंथ अगर आप ढंग से पढ़ना और याद करना चाहते हो। बट अभी हमारे पास इतना समय तो है नहीं और विषय सारे के सारे हैं। तो इन 2 मंथ के समय पर आपको किन विषयों को लेके चलना है, इस 2 मंथ तो नहीं, इस 2 मंथ वाले विषय को, इतिहास को हमको किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। मैं सेगमेंट बताऊंगा, आप सेगमेंट को पढ़िएगा, ठीक है ना। जो ट्रेंडिंग रहते हैं उन सारे भाग को अपन पढ़ें। तो सबसे पहले इतिहास को जब हम पढ़ने के हिसाब से डिवाइड करते हैं, है ना, अभी के हिसाब से ध्यान नहीं रखना है आपको कि हमारा जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ये पहले, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है कि पहले हमको ना मॉडर्न ही पढ़ना है, ठीक है ना। आप भूल से भी और दूसरा सेगमेंट नहीं उठाएंगे। और सेकंड में एंशिएंट पढ़ना है और थर्ड में हमको मिडाइवल पढ़ना है, ठीक है ना। ये हुआ 3 पार्ट। अब मैं ये बताऊंगा कि मॉडर्न में कौन कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है, एंशिएंट में कौन सा पढ़ना है, मिडाइवल कौन सा पढ़ना है। एक बात और, हिस्ट्री से लगभग 8 से लेकर 9 प्रश्न क्वेश्चन तो 9 क्वेश्चन तो आते ही हैं, है ना। हालांकि 2023 में हिस्ट्री से केवल और केवल, हाँ, यहाँ भी लगभग 8-9 क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है आए थे, ठीक है। एक हम औसतन बात कर रहे हैं, ठीक है। हमको अभी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना है तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से उन टॉपिक्स को पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो मॉडर्न वाला चैप्टर है, तो इस मॉडर्न वाले चैप्टर में जो आधुनिक इतिहास वाला सेक्शन है, इस आधुनिक इतिहास वाले सेक्शन में आप क्या पढ़ोगे। देखो इसमें आप बिना कुछ सोचे समझे आप स्टार्ट कर दीजिए गांधी वाला काल, ठीक है ना। गांधी युग, गांधी युग से संबंधित कहानी, मतलब कि 1915 से जब वो आए हैं भारत में, 9 जनवरी 1915 से लेकर के इनकी जो कहानी चलती है 1947 तक, इसको आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। माने जो भी इवेंट रहा हो गांधी का, चाहे उनके आगमन को लेकर के हो, ठीक है, कब आए कैसे आए, उनके जो आंदोलन को लेकर के हो, वो क्या क्या आंदोलन उन्होंने किया, ठीक है, कब वो अनशन पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, है ना, किन जेल पर उनको, किस पैलेस में उनको रखा गया उस दौरान में, ये सब क्वेश्चन आते हैं, है ना। किस अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की, ये सब गांधी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो पहला तो गांधी युग आपको पढ़ना ही है। ये नहीं कह रहा हूं केवल गांधी युग में पैरेलल, देखो पैरेलली ना, गांधी युग से सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन गांधी युग से पैरेलल बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये तो नो डाउट मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब दूसरा, इसी दौरान में बीच में जो बड़े बड़े इवेंट है ना, जो ये कह सकते हैं जो अट्रैक्टिव इवेंट्स हैं। अट्रैक्टिव इवेंट्स कहने का मतलब ये है कि भाई देखो यहाँ से ना क्वेश्चन अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन, ये भी आप पढ़ते हो कहीं ना कहीं, हालांकि वो इसी बीच में आता है, 1915 से लेके 1947 में बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। फिर आप इसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में सारी कहानी आप यहाँ पर गढ़ेंगे, ठीक है ना। आंदोलन के बारे में आप एक साथ पढ़ते हो। फिर इसी बीच में खिलाफत, मुस्लिम लीग के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लीग भी हमारा एक चैप्टर रहता है कहीं ना कहीं, ठीक, मुस्लिम लीग है। और उस लीग के बाद जो है फिर एक बड़े इवेंट्स के तौर पर, जैसे कि मान लो ब्रेकडाउन होता है ना 1900, मुस्लिम लीग के बाद फिर सीधे हम लोग एक बड़े इवेंट में आते हैं। तो जहां तक गांधी का आगमन तो हो ही गया है, इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला कांड है, ठीक है, जलियांवाला कांड है, ये आप पढ़ते हैं। तो जलिया कांड के बाद जो है इसमें फिर उसी बीच में है ना जो क्या कहते हैं, कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी आप पढ़ते हो इसमें। तो पहले तो मैं गांधी युग को, ये मैं केवल बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ा जाता है इसमें। आप इंडेक्स पे देखिए, बिल्कुल इंडेक्स में आप जैसे जाएंगे ना, आपको इंडेक्स के हिसाब से सारा कुछ समझ में आएगा। और बड़े इवेंट्स में जैसे मान लीजिए कि क्रांतिकारी आंदोलन को भी आप पार्ट में डिवाइड करिए, क्योंकि देखो अभी ना हम एक गेस कर सकते हैं कि वर्तमान की सरकार रिवॉल्यूशनरी अप्रोच वाली
सरकार या रिवोल्यूशनरी अप्रोच वाले सेगमेंट को ज्यादा ध्यान देती है। तो क्रांतिकारी जो हमारे पास काल था भारत में, ये दो काल में डिवाइड होता है ना। जो एक उग्रवाद का चरण आप देखोगे, दूसरा जो है उग्रवाद का दूसरा चरण आप देखते हो यहाँ पर, है ना। उग्रवाद का प्रथम चरण देखेंगे, फर्स्ट स्टेज वो पढ़ेंगे। उग्रवाद का सेकंड स्टेज देखेंगे। तो सेकंड स्टेज में क्या क्या पढ़ा जाता है, जैसे आप मान लीजिए HRA की बात करते हो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। इसमें जो भी नाम आप पढ़ते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, बट तो किनको किनको फांसी मिली, है ना। अशफाकुल्ला खान है ना, ऐसे लोगों को फांसी वांसी मिली। तो ये सब क्रांतिकारी संगठन जो आपको मिलते हैं, भारतीय नौजवान सभा, है ना, भारतीय नौजवान सभा, जवान सभा, ये सब आप पढ़ेंगे। कुछ चटगांव शस्त्रागार है, इनको ना लाइन से आपको पढ़ना है। काकोरी कांड भी इसी विषय में आता है 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। एक ये भी है, इसमें चापेकर बंधु के बारे में, है ना। वैसे भी विनायक दामोदर सावरकर, वैसे भी इनके, है ना, कुछ पार्टी के खास होंगे, ये है। तो ये आंदोलनों को आप 1947 तक पढ़ें। ये क्रांतिकारी काल है। गांधी का एक काल दूसरा क्रांतिकारी काल है। फिर तीसरा, जैसे मान लीजिए क्रम से अब बढ़ते चलते हैं, तो उसी सेगमेंट में जैसे कि मान लो प्रमुख इवेंट अगर आप देखते हैं, है ना, तो गांधी के जो इवेंट्स हैं, है ना, गांधी के जो आंदोलनों में 2 आंदोलन तो ही है जो फेमस रहे हैं हमेशा से। एक तो असहयोग आंदोलन, बाकी तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट चलाए भी, ऐसा नहीं है। और दूसरा कहलाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। ये उनका फेवरेट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला आंदोलन में से आपको ये मिलता है 1920 एंड 1930, है ना। इसी दौरान के जितने कार्यक्रम हैं, दोनों में जो भी कार्यक्रम इसमें चलाए गए, उन सबको आपको स्टडी करना है, ठीक है। गांधी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसलिए बोल रहा हूँ गांधी पढ़ने का रीजन ये भी है, बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस फॉर हिस्ट्री में सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का होता है ना। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, यहाँ पर इसके 2 चरण होते हैं, तो दोनों चरणों को याद रखिए, किस चरण में कहाँ कर कौन कौन सी घटनाएं हुई। और जब ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, है ना, घटना का क्षेत्र जब पढ़ते हैं, तो घटने के क्षेत्र पढ़ते समय आपको एक ब्लैंक मैप यूज करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ब्लैंक मैप यूज करना ही पड़ेगा। और देखो इसी, अब गांधी तो खैर 1947 तक कॉपरेट करेंगे ही, और इनका हेल्प तो रहेगा ही, बट इसी बीच में ही जैसे गोलमेज सम्मेलन तो बहुत फेमस था, ये आप जानते हैं। गोलमेज सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, ठीक है। उसमें जो भी निर्णय आते हैं, पहला गोलमेज, दूसरा गोलमेज 1920, 1930, 1930, 31 और 32, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको, है ना, अबाउट गोलमेज सम्मेलन, ये सब भी आप ध्यान रखें, है ना। और कुछ ऐसी कमिटियां भी जिससे अस्तित्व से ही, है ना। अच्छा, दूसरा ये भी है, जैसे मान लो कुछ अन्य पार्टियां आप देखते हो, इनको छोड़ना नहीं है। जैसे स्वराज पार्टी आई थी, ठीक है ना, उस पार्टी का, उसके साथ साथ जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी आप देखते हो, ये सब कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की हिस्ट्री आप पढ़ी है। फिर कुछ अधिवेशन जैसे कि, या फिर कुछ सत्याग्रह, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह हम देखें यहाँ पर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी बड़ा इवेंट बन जाता है 1940 के आसपास का। उसमें फिर आप भारत छोड़ो आंदोलन देख लेते हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है,
ठीक है, साइमन कमीशन, सॉरी उसका नाम था आपका क्रिप्स कमीशन। इन सब के आने और इनके खारिज होने तक का पूरा जर्नी आपको याद करना है। फिर कैबिनेट मिशन, हालांकि संविधान से कनेक्ट हो जाता है, तो कुछ भाग इतिहास का भी आपको यहाँ पर संविधान के तौर पे मिलेगा। ठीक है ना। पूरा 1927 से 1915 से लेकर 1947 तक, ये पहला मैं स्टेज कहूंगा, ये स्टेज 1 मेरा ये रेकमेंड ये है कि आप 1915 से पहले स्टार्ट करिए, कहां तक, 1947 तक। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है स्टेज 1। फिर अपन क्या करें, स्टेज 2 की बात करें। स्टेज 2 में जितने भी वायसरॉय हैं, जो भी आप बुक याद करें, सब में वायसरॉय दिया है, सब में गवर्नर जनरल दिया है। ठीक है, और सब में बंगाल का भी दिया है गवर्नर। तो इन सब के बारे में पढ़ना है। दूसरा, कुछ विशेष मैगजीन्स भी आपको ध्यान रखनी है। मैगजीन किसने लिखी, ठीक, कौन राइटर थे उसके, साथ ही साथ उसके जो मैगजीन किसने है ना, किताबें लिखने वाले, मैगजीन लिखने वाले, सब चीज ये स्टेज 2 का हिस्सा रहेगा। और कुछ जो मुख्य आयोग बने हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, आयोग, कमीशंस की बात कर रहे हैं, ये पूछे जाते हैं भाई, है ना। किताबों के बारे में मैगजीन में पूछे जाता है, लेकिन दूसरा आयोग के बारे में खास करके इसमें आपको याद रखना है, जैसे कि वुड डिस्पैच आयोग है, हंटर आयोग है, हारगोट कमीशन है, बटलर समिति है, वर्धा आयोग है। ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पे आप पढ़ोगे। नहीं पढ़े हो तो भाई देखो, जिस भी लोकल ऑथर की बुक लेते हो ले लो, बट अगर लग रहा है कि कम से कम अगर मैं ज्यादा खींच सकता हूँ तो दृष्टि आयुष की बुक आप प्रेफर करिए। ठीक है, हिस्ट्री की, है ना। अगर कोई बुक, अच्छा, इसको तभी यूज करना जब आप पहले कुछ भी यूज नहीं किया और पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा मोड़ा जानते हैं नोट्स के माध्यम से, तो आप ये बुक बहुत शानदार आपको सहयोग करेगी। ठीक है ना, तो दृष्टि आयुष का आपको बिल्कुल यहाँ पे सहयोग लेना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ट्रेंड हम देखे थे, स्टेज जो 3 का था, उसमें विदेश में जो कार्यरत संस्थान है, जैसे इंडिया हाउस है ना, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये हो गया। दूसरा, इंडियन लीग, ऐसे कुछ नाम आपको अगर रिकॉल होंगे तो आप बिल्कुल पढ़िए, और नहीं है तो भाई इन सभी में आपको इंडेक्स के हिसाब से ही इन सारे पॉइंट्स को मैच करना होगा। तो आपके मन में सवाल उठेगा, मैच करने से हो जाएगा भाई, मैच करके ही तो आप सिलेबस टिक कर करके आगे पढ़ोगे। ठीक है ना, सब आपको करना है कहीं ना कहीं। सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बोला था समाचार पत्र का विकास यहाँ पर है, मैगजीन की बात कर रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, का विकास कैसे हुआ, किसने किया, वो सारी हिस्ट्री जर्नी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब इसी में ही बहुत सारे इवेंट है, कामागाटा मारू प्रकरण वगैरह है, गदर आंदोलन वगैरह है, तो वो सब ठीक है, वो सब जनरल पॉइंट है, तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा देखो, जो एक बड़े इवेंट्स में आता है स्टेज 4 में, 1857 का रिवोल्ट, दूसरा जनजातीय व किसान विद्रोह, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप मैप से पढ़िए, है ना, मैप से पढ़िए फटाफट। जैसे कि उलगुलान विद्रोह है ना, रामोसी विद्रोह है, अहोम विद्रोह है, बिरसा मुंडा विद्रोह है, ऐसे बहुत सारे विद्रोह आपको देखने को मिलेंगे जो कि मैप से पढ़े जा सकते हैं। आप मैप का इस्तेमाल करिए, बेशक आपको मैप से बहुत एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद फिर जैसे मान लो एक और स्टेज की बात करें, तो स्टेज नंबर नेक्स्ट जो है ना, जो
समाज सुधार है ना, जो सेक्शन है जिसमें कि प्रायः राजा राम, मतलब ये बोल रहा हूँ कि हम जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय हैं, विद्यासागर जी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, थोड़ा सा क्रिएटिव टॉपिक है ना, ज्योतिबा फुले हैं, ज्योतिबा फुले, ऐसे बहुत सारे लोगों का योगदान आपको देखने को मिलेगा समाज सुधार में। समाज सुधार चैप्टर भी इसी स्टेज का ही भाग मान लीजिए। मैं जो स्टेज बता रहा हूँ क्या है, उसमें उन टॉपिक्स को पढ़ना है, खंडवार करके मैं आपको उसको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, किसको पहले पढ़ना है और किसको बाद में पढ़ना है। एक ध्यान रख लेना, मॉडर्न इंडिया, आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मॉडर्न इंडिया को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन आते हैं, जैसे मान लो एक और सेगमेंट है, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो मैं जिस क्रम में बता रहा हूं ना, उसी क्रम में पढ़ना। तो आपके मन में आ, सर सब तो लिख दे रहे हो भाई, तो ठीक है ना, सीक्वेंस तो देखो मेरा है, क्या लग रहा है, सीक्वेंस आपको देखना ही पड़ेगा, कान पकड़नी है दोनों हाथ। लेकिन वही है ना, किसमें ज्यादा अच्छे तरीके से कान पकड़ सकते हैं, किसमें ज्यादा अच्छे तरीके से हम सीक्वेंस को फॉलो करके अपना, ठीक है, जो चीजें ला सकते हैं। ये हुआ। फिर स्टेज नेक्स्ट जो है, इसमें मैप से पढ़ने वाली चीज कौन सा है, मैप से और क्या पढ़ सकते हैं, मैप से आप युद्ध पढ़ सकते हो, जैसे कि आंग्ल, मैसूर, कर्नाटक, ठीक है ना, आंग्ल हैदराबाद, मतलब निजामों के साथ युद्ध होता है, आंग्ल सिख होता है युद्ध, ठीक है। ऐसे युद्ध जो है ना, ये कहीं ना कहीं भारत के इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में आपने मैप से पढ़ सकते हो, कहाँ कहाँ युद्ध हुए, कौन कौन, इन सारे की सारी चीजों को फ्लो चार्ट से पढ़िए या फिर मैप से पढ़े, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाइए, हायरार्की बनाइए, क्रम से स्टडी करिए, कह रहा हूँ क्रम से स्टडी करना, ठीक है। फिर भारत में यूरोपीय शक्ति आगमन है, उसी में ही सारे के सारे मुगल बादशाह, है ना भाई। सीधी सी बात है कि वहां पर अगर आप किसी देश की सत्ता को हटा रहे हो, तो जिसको हटा रहे हैं, जो हटा रहा है, उससे पुरानी सत्ता में रहने वाले लोगों को दिक्कत होती है। तो ये यहाँ पे अंग्रेजों के साथ बाकी लोगों को भी दिक्कत होना चालू हुआ, ठीक है। इसी में आप स्टेज में आप पढ़ेंगे, जैसे कि एक जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा चर्चित है ना, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। तो जैसे कि जमींदारी प्रथा में इजारेदारी, ठीक है, साथ में जैसे इसमें रैयतवाड़ी वगैरह है, महालवाड़ी है, महालवाड़ी, ये सब के सब आपके जमींदारी प्रथा के फैक्ट हैं। इसको एक बार रीड करेंगे तो समझ मिल जाएगा। वो सारे कचरा अभी पढ़ने का वक्त नहीं है, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ लिखते ना 1850 से रिवोल्ट, बस इतना ही पढ़िए। मैंने हाँ, उसमें मैप, मतलब मैप से कहाँ कहाँ पे किसका आंदोलन हुआ था, कौन नेता थे और किनका पर्पस क्या लड़ाई का, सारी बातें, ठीक है। उसके बाद फिर तो जनजाति विद्रोह बता दिए हूँ मैं, किसान विद्रोह बता दिया हूँ, ठीक है, वो तो समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा ना एक लमसम, मैंने कुछ ऐसे विषय पढ़ना तो सीखा है, पूरा है, बट अगर पूरा करने के चक्कर में जो पूरी को प्राप्त करने के चक्कर में भागता है, उसको अधूरा भी नहीं हासिल होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसलिए आप कम से कम एक सेगमेंट को ढंग से करिए, है ना। एवरेजन मान लीजिए 8 से लेकर के 10 प्रश्न आते भी हैं। मॉडर्न कवर 6 क्वेश्चन इन पीएससी प्रीलिम्स, राइट, हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्लियर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लगभग 6 से लेके 8 क्वेश्चन का यहाँ पर, 8 से 10 क्वेश्चन का यहाँ पर एक वेटेज है, तो हमको पूरे क्वेश्चन को डील करना है। मॉडर्न ज्यादा होते हैं मॉडर्न से, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा पार्ट जो है,
उसको कहते हैं एंशियंट। देखो एंशियंट की बात अपन समझे तो एंशियंट मेडाइवल जो है कैसे काम करता है। एंशियंट बेसिकली थोड़ा सा ना जल्दी खत्म होने वाली चीज है, तो इसमें जो स्थानीय राजवंश उसको आप लोकल ज्यादा प्रेफर कीजिए, है ना। स्थायी राजवंश मतलब कि जो लोकल डायनेस्टीज हैं, और साथ में जो विदेशी शक्ति है, विदेशी शक्ति में आप पहले तो क्रम से पढ़ेंगे, मिलेगा जरूर, बट इसमें शुरू में थोड़ा सा कम फोकस करना है, ठीक है। और इसमें हमको मैक्सिमम फोकस करना है जो लोकल डायनेस्टी, ठीक है। जैसे कि आप सुनते हैं एंशियंट में जो स्थानीय राजवंश मतलब जो लोकल एविडेंस देते हैं प्राचीन इतिहास में कौन कौन से हैं, है ना। किस खंडों को पहले आपको प्राथमिकता देनी है, पाषाण में आपको साक्ष्य पढ़ना है, कहां से क्या क्या मिला। दूसरा, इसी प्राचीन इतिहास में आपको पूरे के पूरे वैदिक काल को पढ़ना है। तो वैदिक काल से क्या पढ़ना है, फैक्ट तो पढ़ना है, बट थोड़ा सा ना इसका जो एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट मतलब क्या कह रहा हूं यहाँ पर, कि उनकी सामाजिक दशा के बारे में, आर्थिक दशा के बारे में, राजनीतिक के बारे में, ठीक है ना, धार्मिक के बारे में, ये सब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट बन के ये प्री में तो आएगा ही, है ना। तो वैदिक काल में दो पार्ट आप जानते ही हैं, एक ऋग्वैदिक काल है और एक कौन सा आपका उत्तर वैदिक काल, उसमें, ठीक है। पाषाण काल हो गया इसमें। फिर देखो फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत फेमस है सिंधु घाटी सभ्यता। मान के चलो कि क्वेश्चन आएगा तय है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता में। आप इसको यहाँ भी आपको एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य कहाँ कहाँ क्या मिले हैं, इसको प्रेफर करें फिलहाल टेबल से ही पढ़े, सीधा टेबल से प्राप्त, जहां हो सके टेबल बनाइए या फिर टेबल जो बना उसको याद करिए। अब हमारे पास क्रम से पढ़ने का समय नहीं है ना, कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ता रहूं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें ना महाजनपद को आप फिलहाल हटा सकते हो, या महाजनपद में जो 16 महाजनपद है उसके राजधानी को पढ़िए आप, राजधानी कौन कौन सी, बस उसको। यहाँ थोड़ा सा फैक्ट, हल्का फैक्ट है, फैक्ट लाइट है। उसके अलावा हम चलते हैं जो महावीर स्वामी के बारे में है, जो बुद्ध के बारे में है ना, गौतम बुद्ध है उसकी जीवनी के बारे में है। फिर जैन धर्म के बारे में, तो जैन और जो बौद्ध है दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली इसका स्टडी करना है एक साथ। पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, इधर पत्नी का नाम क्या है, ऐसे करके ना पूरा का पूरा पॉइंट बना करके हर दोनों का ना, महावीर स्वामी का भी जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं 24वें नंबर के, और बौद्धों के ही जो भिक्षुक हैं गौतम बुद्ध या प्रवर्तक जो कहलाते हैं, उनको पूरी की पूरी, है ना, सॉरी, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको इसमें से। फिर इसके फिर मौर्य डायनेस्टी में, मतलब इसमें पूरा मगध साम्राज्य में आप देख लीजिए, है ना, मगध साम्राज्य। इसके बाद अगला जो है मगध साम्राज्य। तो वही मगध साम्राज्य में सबसे पहले आपको, हालांकि पूछता तो सब है, दिक्कत यही है ना, तो इस टाइम पे क्या पढ़े, सब नहीं पढ़ सकते, मैं आपको एक हायरार्की दे रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। जैसे हर्यक वंश है ना, नंद वंश पूछा जाता है, महापद्म नंद घरानंद के बारे में, फिर मौर्य वंश के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फिर वसुमित्र, है ना, तो ये सब भी हर्यक वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है। फिर जो और भी वंश आपको दिखते हैं यहाँ पर, उन सभी के सभी वंशों को आपको लगातार पढ़ना है इसमें मगध साम्राज्य के अंतर्गत। ये थोड़ा सा ना पूरे एंशियंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मतलब ये इसकी महत्ता ज्यादा है किसकी, मगध साम्राज्य की। जैसे कि पिछले वाले मैंने बोला सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ आईएमपी कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कर रहा बाकी जिनको आईएमपी नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब, ठीक है। वाई शुड आई टेक रिस्क, ये कह दूं मैं कि नहीं आएगा और आ गया तो फिर आप मेरे को खोजोगे जबरदस्ती में, ठीक है।
अब इसमें कुछ थोड़ा सा ना दिक्कत, जैसे कि मौर्यकाल है, मौर्यकाल और गुप्त काल, दोनों की जो शासन व्यवस्था है, दोनों की आर्थिक व्यवस्था, तो ये सब तुलनात्मक पढ़ने वाले पॉइंट हैं। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब में आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। बाकी फैक्ट आएगा तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है, ऐसा नहीं कि आप आगे चले गए। जैसे कि मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल भी आता है इसमें, गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल होता है। मैंने पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट है, हे बोथ डायनेस्टीज आर लाइक अ करण एंड अर्जुन फॉर, है ना, फॉर देयर मदर, ऐसा बोल सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है इसका। तो गुप्तकाल में सारे के सारे राजा आप पढ़िए, इसमें समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कुछ तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे ही। व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, कौन से साम्राज्य में कौन सी व्यवस्था कैसी चल रही थी, ठीक है। और उसमें जो है ना, इस गुप्त के बाद जो गुप्तोत्तर बनता है, गुप्तोत्तर, तो गुप्तोत्तर के बाद जो है आपको एक चीज मिलता है, वो कहलाएगा, एक बड़ा इवेंट कहलाता है, जैसे कि जो आपको जोड़ता है मॉडर्न से, जोड़ता है मॉडर्न से, है ना। तो उसमें एक जो आप पढ़ते हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में खास करके, मतलब कहीं ना कहीं साम्राज्य, मैंने मुस्लिम साम्राज्य को रिप्लेस करने के लिए हिंदू साम्राज्य ही आपस में लड़ भिड़ता है, ठीक है ना, वो कहलाता है आपका क्षेत्र है, उसको बोलते हैं, ठीक है। देखो गुप्तोत्तर काल के बाद हम लोग देखेंगे, अब इस इतना पढ़ने के बाद देखो बहुत कुछ कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे पॉइंट है, जैसे कि राजपूतों के बारे में सारी कहानी, राजपूत वंश की, ठीक है। तो इस राजपूत वंश में जो भी आप देखेंगे, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश है, ठीक है। इसमें जो चौहान वंश आप पढ़ते हो, उनकी अच्छी खासी स्टोरी है यहाँ पर। फिर जो चंदेल वंश पढ़ते हो, उनकी स्टोरी है, जो फेमस फेमस डायनेस्टी, इसको आपको इंडेक्स से, मैंने इनको आप पहले इंडेक्स से उठाइए। इंडेक्स में बता चुका हूँ कि दृष्टि आईएएस की बुक का उठा सकते हो, या जो आप लोकल ऑथर पढ़ रहे हो उसे उठाइए, और जो है ना, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, उनको ही पहले प्राथमिकता के हिसाब से पढ़िए। गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल वंश है, जैसे कि कुछ लोगों ने धर्मपाल हैं, गोपाल हैं, इन सभी ने कुछ निर्माण कार्य करवाए, तो ये सब थोड़ा सा ना, ये ऐसा है ना कि इसको आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, राजपूत वंश को। ये तो चलो ठीक है, सिंगल सिंगल यूनिट है, बट ये एक साथ पढ़ने वाली चीज है। कारकोट वंश है, उत्पल वंश, ये फिर थोड़ा सा अलग जा रहा है ना, बट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं एक साथ, राजपूत वंश को एक साथ पढ़िए, एक साथ पढ़ेंगे। फिर मध्यकाल में मैं सीधे सीधे मध्यकाल को सिंप्लीफाई कर देता हूं भाई। देखो इसमें एक सुल्तानों काल होता है और एक मुगलों काल होता है, और तीसरा कहलाता है उत्तर मुगल काल, और ये जो है आधुनिक को टच करेगा। सुल्तानों में जितने वंश हैं, उनमें जो प्रसिद्ध सुल्तान थे, उनकी आपको सारी एक्टिविटी पढ़नी है। जो कि मुगलों में भी आपको, जैसे जो भी, चाहे बाबर हो, अब हालांकि इसमें तो है इंपॉर्टेंट सब पॉइंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के अब बढ़िया स्पीड बढ़ा करके आप मेरी वीडियोस को देखिए, आप ज्यादा डिले नहीं करना है, ठीक है। अकबर के बारे में पढ़िए, शाहजहां के बारे में पढ़िए, सब तो कहीं ना कहीं जहांगीर, जो हायरार्की आप जानते हैं बुक से,
उनके सारी एक्टिविटी को आप पढ़ें। और इसी के साथ साथ है ना, तो ये पूरा का पूरा ये 3 पार्ट में मैंने मिडाइवल को बांटा है। और उसके अलावा देखो, जो एक दक्षिण भारत का इतिहास, ये एक चैप्टर बनता है जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि चेर, चोल, पांड्य, जिसे संगम वंश के तौर पे जाना भी जाता है। ठीक है, इसमें विजयनगर ही साउथ इंडिया में पड़ता है, और से बहमनी साम्राज्य, ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऐसे ना इंपॉर्टेंट मान लो आप। तो मैं केवल ब्रीफ दिया हूं, अब इसी में 1 घंटे वीडियो का कोई मतलब है नहीं। तो मैंने जो सिस्टमेटिकली मॉडर्न से स्टार्ट किया, मैं कहता हूँ मॉडर्न पढ़िए पढ़े फटाफट, फिर आप मेरे को पर्सनली यूट्यूब में कमेंट करिए, मैं होपफुली समय निकाल के रिप्लाई करूंगा कि क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, जिन बच्चों के लिए उपयोगी रहा है और जिनके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, आप जरूर इसका लाभ लें, और फिर आगे हम कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपका सहयोग करूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि या सुप्रभात, जैसा भी समय आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, और इसको शेयर करें, है ना, और इसको और सब्सक्राइब करें, और प्री निकालें और मेंस में मिले। ऑल द बेस्ट, और जो भी डाउट होंगे आप पूछिए। मैं आगे चल के इसमें मैप बेस्ड जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है करंट अफेयर को, उसको थोड़ा सा ना पढ़ेंगे आप। उसमें और भी वीडियो आनी, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, और मैं इंडिया, इंटरनेशनल और साथ में सीजी तीनों को मैप से पढ़ाऊंगा समय निकाल करके। अगर जिनको लगता है कि भाई कर सकते हैं समय वेट, बिल्कुल वेट करिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन।